नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है। जल्दी से आपको बता देता हूं कि आज कौन कौन सा चैप्टर खोलूंगा। पीएम मोदी पर चौतरफा हमले के पीछे किसका दिमाग है, आज इसका चैप्टर। मोदी विरोधी अरबपति की कुंडली में कांग्रेस योग निकला है क्या? मनमोहन ने करोड़ों की संपत्ति वक्फ को दी, अब मोदी वापस कैसे लेंगे? पाठशाला ने मुद्दा उठाया तो वक्फ को मिली संपत्ति पर कैसे एक्शन हुआ, आपको बताऊंगा। इसके अलावा एक बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर, आपका बच्चा गेम खेलता है तो देश को कितना पैसा मिलता है, यह भी बताऊंगा। देश की अर्थव्यवस्था में हो रहे बड़े गेम का चैप्टर भी लेकर आया हूं। साथ ही पीएम मोदी ने कर दिया 3 सेकंड में आपका बीपी हाई करने वाले दुश्मन का इलाज। मोबाइल वाली सबसे बड़ी मुसीबत का चैप्टर होगा। और आखिर में, क्या मुस्लिम वोट के लिए मोदी ने पहन ली जालीदार टोपी, इसका सच क्या है? पाठशाला के नए फैक्ट चेक सेगमेंट में आपको बताऊंगा। और अब आज की पहली क्लास, इसमें आपको बताएंगे कि पीएम मोदी पर चौतरफा हमले के पीछे किसका दिमाग है। आज मोदी विरोधी अरबपति की पूरी कुंडली खोलेंगे और मोदी विरोधी अरबपति की कुंडली में कांग्रेस योग कैसे निकला, इसका चैप्टर। हमने आपको पाठशाला में पहले ही बताया था कि 2024 न सिर्फ भारत के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट साल है, बल्कि भारत और मोदी विरोधियों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट साल है। इसके लिए, मतलब उनके लिए कहिए कि आखिरी मौका है नरेंद्र मोदी को रोकने, और इसलिए नरेंद्र मोदी पर चौतरफा हमले बढ़ गए। इन हमलों की पूरी कुंडली आज खोलने जा रहे हैं। किसका दिमाग चल रहा है इसके पीछे, वो बताने वाले। लेकिन उसके पहले आपको एक छोटी सी तस्वीर दिखाता हूं कि नरेंद्र मोदी को कैसे टारगेट किया जा रहा है और इंडिया को कैसे टारगेट किया जा रहा है। लेकिन पहले मोदी अगर आप बीच में देखें तो इन पर चौतरफा हमले हो रहे हैं। एक तरफ विपक्ष हावी है, वो लगातार मुद्दे बना रहा है, मुद्दे उठा रहा है। दूसरा एजेंडाधारी है, जिनका अपना एजेंडा है कि भाई मोदी जाए तो उनके अच्छे दिन आए। तीसरा बॉर्डर पर चीन है, वो अलग परेशान है। क्यों परेशान है, मैंने कल आपको पाठशाला में विस्तार से बताया था। और चौथा जो है वो विदेशी ताकतें हैं, इनका भी अपना एजेंडा है। इनको भी नरेंद्र मोदी पसंद नहीं आते, क्योंकि ये नरेंद्र मोदी से, भाई इनको तो सत्ता चाहिए, चलिए इनका अपना हिसाब है। इनको बड़ी दिक्कतें हैं, ऊपर नीचे सब खेल बंद हो गया। ये विदेशी ताकतें जो अपने हिसाब से काम करा लेती थी देश में, वो बंद हो गया। कई एनजीओ को छोड़कर जाना पड़ गया। और ये तो भाई क्यों परेशान है, इसके बारे में आपको पता है। तो ये चौतरफा हमले नरेंद्र मोदी पर हो रहे हैं। इसलिए कभी बॉर्डर पर कुछ होता है, कभी देश के मुसलमानों को भड़काया जाता है, कभी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री आती है, कभी अडानी मोदी के नारे लगते हैं। लेकिन सारी कड़ियां कैसे जुड़ती हैं और निशाने पर सिर्फ मोदी होते हैं, यह बताने के लिए आज एक अरबपति की कुंडली खोलने जा रहे हैं। इस अरबपति का नाम है, अमेरिका का अरबपति है, इन्वेस्टर जॉर्ज सोरोस। इसका नाम ध्यान रखिएगा, इसका नाम है जॉर्ज सोरोस। आज इसकी ऐसी कुंडली खोलूंगा कि यह सोरोस का सारस बना दूंगा। यह भयंकर एंटी मोदी है भाई। मोदी को कुर्सी तक पहुंचने से रोकने के लिए पैसा वैसा सब बहाता। पहले उसकी तकलीफ आपको सुनाता हूं, फिर इसकी कुंडली खोलूंगा और इसकी कुंडली में किस किस पार्टी का योग निकल रहा है और क्या क्या योग निकल रहा है, विस्तार से बताऊंगा। पहले इसको सुनिए। Yeah, it's an interesting case. It's a democracy, but its leader, Narendra Modi, is no Democrat. Inciting violence against Muslims was an important factor in his meteoric rise. Modi maintains close relations with both open and closed societies. India is a member of the Quad, which also includes Australia, the US, and Japan. But it buys a lot of Russian oil at a steep discount and makes a lot of money out of it. अब इस भाई की आपने बातें सुन ली। कह रहा है नरेंद्र मोदी लोकतांत्रिक नहीं है, मुसलमानों पर हमले करा करके इतना राइज किए हैं और रूस से सस्ता पेट्रोल खरीदते हैं और उसमें पैसा कमाते हैं नरेंद्र मोदी। कहां रखते हैं ये भी तो बता देता भाई। लेकिन 92 साल, 92 साल का याद,
तो हमारे यहाँ 60 साल के बाद जो होता है वो भाई के साथ भी हो सकता है, हुआ 92 साल की उम्र हो गई। लेकिन जॉर्ज सोरोस ने नरेंद्र मोदी के खिलाफ ये बयान कहां दिया? म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में। ये जर्मनी में कॉन्फ्रेंस चल रहा है और 19 फरवरी तक चलेगा भी। इस कॉन्फ्रेंस में इंटरनेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी पर बातचीत चल रही है, जहां ग्लोबल सिक्योरिटी के सामने जो चैलेंजेस हैं उस पर चर्चा हो रही है। यह देखा जा रहा है कि कैसे शांति और स्थिरता स्थापित करनी है। यह भाई वहां उस मंच पर अपना एजेंडा लेकर चला गया। अपनी 42 मिनट की स्पीच में सोरेस ने क्लाइमेट चेंज, रूस, यूक्रेन, तुर्की पर बात की, जो वहां भूकंप आया, और अचानक नरेंद्र मोदी का नाम घुसा दिया और भारत में लोकतांत्रिक तरीके से चुने हुए प्रधानमंत्री को तानाशाह बताने लगा। आपको लगेगा कि जॉर्ज सोरोस अमेरिका का एक अरबपति तो है, अमेरिका में कई अरबपति हैं, ये कौन सी तोप चीज हो गया भाई, इसके बारे में आज क्यों बात कर रहे हैं? दरअसल जॉर्ज सोरोस एक अकेला व्यक्ति नहीं, ये एक पूरा इकोसिस्टम है। और जब तक जॉर्ज सोरोस की कुंडली नहीं समझिएगा, आप इकोसिस्टम नहीं समझिएगा, और आप इकोसिस्टम नहीं समझिएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा कि 2023 में अभी क्या क्या देखना बचा हुआ है। और ये पूरा इकोसिस्टम वो है जो न सिर्फ नरेंद्र मोदी से नफरत करता है, बल्कि हिंदुस्तान के प्रति भी नफरत का भाव रखता है। पाठशाला में आज इसी जॉर्ज सोरोस की कुंडली खोलने जा रहा हूं, और इसकी कुंडली कैसे खोल रहा हूं आपको बता दो। देखिए, हमारे यहां जो आपने देख, सबकी अपनी एक जनपत्री बनती है, कुंडली बनती है ना, तो ऐसी कुंडली होती है। तो ये भाई की हमने कुंडली निकाली, और इसमें आप देखेंगे ये छठा घर शत्रु का होता है कुंडली में, चौथा घर मित्र का होता है, 10वां घर कर्म का होता है, 9वां घर भाग्य का होता है। तो हमने जरा इसकी कुंडली खोली, और आज इसी कुंडली के हिसाब से आपको बताऊंगा कि इसके किस घर में कौन बैठा हुआ है। लेकिन हम जो है ये एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से नहीं करेंगे, हम भाई पाठशाला में पत्रकार आदमी, हम हॉरोस्कोप के हिसाब से नहीं, बल्कि पाठशाला की गहन रिसर्च के हिसाब से इसकी कुंडली खोल देंगे आज। मैंने कहा ना, सोरोस का सारस बना दूंगा आज। ये भाई साहब कौन है, पहले थोड़ा सा आपको उसका डिटेल देता हूं, फिर इसकी कुंडली पर आता हूं। इसका इतिहास जानना चाहिए, कैसे इस आदमी ने दुनिया के कई देशों में आर्थिक उथल पुथल भी मचाई। ये जॉर्ज सोरोस हंगरी में पैदा हुए अमेरिकन अरबपति इन्वेस्टर हैं, समाज सेवी खुद को बताते हैं। जॉर्ज सोरोस 1956 में अमेरिका आए। 2011 तक जॉर्ज सोरोस बड़े बड़े लोगों के निवेश का मैनेजमेंट देखते थे, और यही मैनेजमेंट देखते देखते भाई ने करीब $8.5 बिलियन की संपत्ति बना ली, मतलब करीब 70,000 करोड़ से ज्यादा। जॉर्ज सोरोस ने 1984 में ओपन सोसाइटी फाउंडेशन की स्थापना की। किसकी? ओपन सोसाइटी फाउंडेशन, ये नाम याद रखिएगा, जो दुनिया के करीब 120 देशों में काम कर रहा है। ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के जरिए जॉर्ज सोरोस दुनिया भर में अभिव्यक्ति की आजादी, सरकार की जवाबदेही, न्याय, समानता के लिए काम करने वाले संगठनों का समर्थन और फंडिंग करने का दावा करता है। इसकी कुंडली में खुद पैसा ही पैसा है। लेकिन भारत में जॉर्ज सोरोस की गतिविधियां कब शुरू हुई, कैसे भारत में जॉर्ज सोरोस के ओपन सोसाइटी ने फंडिंग शुरू की, थोड़ा सा उसके बारे में बताता हूं। भारत में जॉर्ज सोरोस की एक्टिविटी 1999 में शुरू। ये इसका भाग्य वाला 9वां घर जो है ना, वहां से बता रहा हूं इसका भाग्य कैसे चमका। पैसा कमाया 70,000 करोड़, ये इसके भाग्य वाले घर का बता रहा हूं। 2014 से 2020 तक ओपन सोसाइटी फाउंडेशन ने भारत में करीब $12 मिलियन, करीब 100 करोड़ रुपए की फंडिंग कर दी। इस फंडिंग में 33% डेमोक्रेटिक प्रैक्टिस के नाम पर की, और 31% फंडिंग जस्टिस रिफॉर्म एंड रूल ऑफ लॉ के नाम पर की। 2016 में फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट यानी FCRA के नियमों के उल्लंघन के आरोप में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ओपन सोसाइटी को वॉच लिस्ट में डाल दिया। इस मामले को 2020 में ओपन सोसाइटी ने दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी। मामला अभी कोर्ट में है। लेकिन पहले आपको जॉर्ज सोरोस की कुंडली के छठे घर के बारे में बता दूं। जरा ये कुंडली खोलिए, यहां डालिए जरा कुंडली। ये भाई की कुंडली है। अब इसका छठा घर जो होता है ना, किसी का भी छठा घर कुंडली का होता है, वो शत्रु का होता है। तो जॉर्ज सोरोस की कुंडली में जो छठा घर है, जो शत्रुओं के बारे में जानकारी देता है। हमारी रिसर्च बताती है कि जॉर्ज सोरोस की जिस कदर उसे भारत और पीएम मोदी से नफरत है, उसके छठे घर में मोदी और भारत ही विराजमान, और कोई हो भी नहीं सकता, क्योंकि वो उन्हें शत्रु मानता है। इसके नफरत का हिसाब समझने के लिए जॉर्ज सोरोस ने प्रधानमंत्री मोदी और अडानी को लेकर क्या कहा, वो भी एक बार सुनवा देता हूं। India, Modi and business tycoon Adani are close allies. Their fate is intertwined. Adani Enterprises tried to raise funds in the stock market but failed. Modi is silent on the subject, but he will have to answer questions from foreign investors
and in Parliament. This will significantly weaken Modi's stranglehold on India's federal government and open the door to push for much-needed institutional reforms. I may be naive, but I expect a democratic revival in India. ये भाई भी यही सपने देख रहा है कि अडानी डूबेंगे तो साथ में मोदी डूब जाएंगे, इंडिया में लोकतंत्र वापस आ जाएगा। भाई तुम्हें लगता होगा इंडिया में लोकतंत्र, लेकिन एक आदमी अमेरिका में रहने वाला, इतना पैसा कमाने, उसका इंडिया में क्या इंटरेस्ट है? इंडिया में पैसा भर भर के दे रहा है। अभी सब कनेक्शन बताऊंगा। भारत और प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ सोरोस का यह एजेंडा नया नहीं है। 2020 के वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में जॉर्ज सोरोस ने पीएम मोदी को तानाशाह कहा। सोरोस ने अपने स्टेटमेंट में कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन लोकतंत्र का गला घोंटकर तानाशाही को बढ़ावा दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। भारत में लोकतांत्रिक तरीके से चुनकर आए प्रधानमंत्री कश्मीर में प्रतिबंध लगाकर वहां लोगों को दंडित कर रहे हैं। जिस कश्मीर में रिकॉर्ड टूरिज्म बढ़ा हुआ है, वहां 5G पहुंच गया। यह भाई का एजेंडा है कि वहां कश्मीरियों को दंडित किया जा रहा है और लाखों मुसलमानों से नागरिकता छीनने की धमकी दे रहे हैं। यह इतना पैसा कमा के अंग्रेजी में झूठ बोल रहा है कि नागरिकता छीनी जा रही है मुसलमानों की। किसकी नागरिकता छीनी गई? लेकिन यह भाषा सुनिए, यह बातें सुनिए, एकदम वही बातें हैं जो हमारे यहां के एजेंडाधारी बोलते हैं। 2020 के ही वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में जॉर्ज सोरोस ने एक ऐलान भी किया था। जनवरी 2020 में जॉर्ज सोरोस ने एक ग्लोबल यूनिवर्सिटी बनाने के लिए $1 बिलियन देने का वादा किया। इस यूनिवर्सिटी का लक्ष्य क्या था? राष्ट्रवादियों से लड़ना। मतलब यह बोला कि भाई मोदी को रोको, उसके लिए पैसा लगाओ जितना लगाना है। $1 बिलियन बहा दिया भाई ने कि राष्ट्रवादियों से लड़ो। जॉर्ज सोरोस के मुताबिक दुनिया भर में राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग और जलवायु परिवर्तन सबसे बड़ी समस्या है। राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग समस्या है जो हमारी सभ्यता के लिए खतरा है। भैया तुम सबसे बड़े खतरा हो, पहले तो ये देखो। जॉर्ज सोरोस के बयान पर बीजेपी ने कहा कि इसका जवाब हर हिंदुस्तानी को देना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ऐसी किसी ताकत के सामने नहीं झुकेगी। जॉर्ज सोरोस का ये ऐलान कि वो हिंदुस्तान में मोदी को झुका देंगे, हिंदुस्तान की लोकतांत्रिक ढांचे से चुनी हुई सरकार को ध्वस्त करेंगे, उसका मुंहतोड़ जवाब हर हिंदुस्तानी को देना चाहिए। लोकतांत्रिक ढांचे से चुनी गई हिंदुस्तान की सरकार और हिंदुस्तान के प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी ऐसे गलत इरादों के सामने सर नहीं झुकाएंगे। नरेंद्र मोदी के प्रति जॉर्ज सोरोस की नफरत को आप इस बात से भी समझ सकते हैं कि अपनी पकाऊ और उबाऊ स्पीच में जॉर्ज सोरोस ने तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन का जिक्र करते हुए भी उनकी तुलना नरेंद्र मोदी से कर दी। Erdogan has much in common with Modi, but while Modi seemed to be firmly in the saddle until recently, Erdogan has mismanaged the Turkish economy, and he will face elections in May. All his efforts are focused on winning the elections. जिसका खुद का फोकस नरेंद्र मोदी को सिर्फ कुर्सी से उतारने पर है, वो बता रहा है कि नरेंद्र मोदी का सारा फोकस चुनाव जीतने पर है। तो नेता का फोकस काहे पे होता है? और चुनाव जीतने पर फोकस होने से कोई चुनाव जीत जाता है क्या? तो ऐसे तो बहुत सारे लोग फोकस लिए बैठे हैं, बिना काम किए लोग जीत जाते हैं। लेकिन ये भाई की बातें सुनिए, इसको हर जगह लगता है सपने में भी नरेंद्र मोदी ही आते होंगे। तो इसकी कुंडली में मैंने आपको जो कुंडली दिखाई, छठा घर शत्रु नरेंद्र मोदी, भाई की कुंडली मैंने आपको बता दी। अब आपको बताता हूं इसके चौथे घर में जो मित्र हैं, जॉर्ज सोरोस की कुंडली का चौथा घर जो मित्रों के बारे में बताता है, वहां हमको रिसर्च में कौन मिला। हाल के दिनों में एक पैटर्न साफ दिखाई दे रहा है, चाहे हिंडनबर्ग हो, बीबीसी डॉक्यूमेंट्री हो, इन सभी को आधार बनाकर कांग्रेस खुलकर सरकार पर हमले करती है। विपक्ष की पार्टी ये करना भी चाहिए। चलिए, जॉर्ज सोरोस के मामले में ऊपर से ऐसा नहीं दिख रहा, लेकिन जॉर्ज सोरोस और कांग्रेस का कनेक्शन कुछ तस्वीरों में तो हमें दिखा जब हमने रिसर्च की। जॉर्ज सोरोस और कांग्रेस के कनेक्शन की सबसे ताजा तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। यह तस्वीर जरा यहां डालिए।
जिसको मैं आपको दिखा रहा हूं, ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये राहुल गांधी हैं, लेकिन इस तस्वीर में इंपॉर्टेंट है ये आदमी। ये आदमी कौन है? जो 2022 में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान ये तस्वीर ली गई थी। ये राहुल गांधी के साथ सफेद कुर्ते में चलने वाला शख्स जो है, इसका नाम है सलील शेट्टी। और ये सलील शेट्टी कौन है भाई? ये जॉर्ज सोरोस, जिसके बारे में अभी आपको बता रहा था, उसी के फाउंडेशन ओपन सोसाइटी का उपाध्यक्ष। जॉर्ज सोरोस का सपना नरेंद्र मोदी को कुर्सी से उतारना, और उनकी ओपन सोसाइटी, ये देखिए ऊपर लिखा ना, ये डालिए जरा वो ओपन सोसाइटी वाला, ये ओपन सोसाइटी फाउंडेशन, सलील शेट्टी, यहां दिखाइए जूम करके, सलील शेट्टी वाइस प्रेसिडेंट ये आदमी है, और ये राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में चल रहा है। और ये ग्लोबल प्रोग्राम देखते हैं इनके फाउंडेशन। तो मित्र घर में हमें कुछ रिसर्च में कुछ तस्वीरें मिली, वो आपके सामने रख रहे हैं। कांग्रेस के एक और नेता हैं शशि थरूर। ये भाई तो जॉर्ज सोरोस को अपना मित्र कहते हैं। शशि थरूर और जॉर्ज सोरोस की दोस्ती काफी पुरानी है। शशि थरूर का ट्वीट आपको दिखा देता हूं, ये मई 26, 2009 में से भाई लोग दोस्त हैं। ये लिख रहे हैं, मेट ओल्ड फ्रेंड जॉर्ज सोरोस, अपबीट अबाउट इंडिया एंड क्यूरियस अबाउट आवर नेबरहुड, ही इज फार मोर देन एन इन्वेस्टर, अ कंसर्न्ड वर्ल्ड सिटीजन। तो एक और कांग्रेसी नेता जॉर्ज सोरोस के मित्र वाले घर में दिख रहा है। खुद ही लिख रहे हैं, मैं तो नहीं कह रहा, खुद ही लिख रहे हैं कि बहुत मेरा प्यारा दोस्त। जॉर्ज सोरोस ने 2020 के वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में पीएम मोदी को तानाशाह बताया था, जिसके बारे में अभी आपको बता रहा था। उस खबर को कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया और लिखा कि अरबपति जॉर्ज सोरोस का मोदी पर बड़ा हमला। यह तस्वीर देखिए, दिग्विजय सिंह एट डावोस, बिलियनियर जॉर्ज सोरोस बिग अटैक ऑन पीएम मोदी। कांग्रेस के नेता मित्र घर ट्वीट भी कर रहे हैं। इतना ही नहीं, देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी, उनकी बेटी अमृत सिंह का भी जॉर्ज सोरोस के ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के साथ कनेक्शन। अमृत सिंह ओपन सोसाइटी जस्टिस इनिशिएटिव में राष्ट्रीय सुरक्षा और आतंकवाद विरोधी परियोजना को संभाल रही। ठीक है, अपना काम कर रही है, लेकिन मैं तो बस बता रहा हूं कि कुछ कुछ कनेक्शन तो जॉर्ज सोरोस के साथ है। अच्छी बात है, होना चाहिए, दोस्ती तो होनी चाहिए। हालांकि किसी से भी दोस्ती कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन वो दोस्ती माननी भी तो चाहिए। कांग्रेस जॉर्ज सोरोस के बयान पर कह रही है क्या, वो भी सुन लीजिए। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ट्वीट किया और लिखा कि जवाहरलाल नेहरू के दिखाए मार्ग से ही भारत में डेमोक्रेटिक रिवाइवल होगा। सोरोस जैसे लोग हमारा लोकतंत्र निर्धारित नहीं कर सकते। जो कांग्रेस पार्टी और उसके नेता दुनिया में कोई गाली दे दे नरेंद्र मोदी को या भारत को, बता दे यहां लोकतंत्र नहीं बचा, जो खुद कहते हैं यहां पर हिटलर शाही चल रही है, वो सोरोस के बारे में अचानक लिख रहे हैं कि भाई ये सोरोस हमको नहीं बताए। हो सकता है लग रहा हो, अच्छी बात। जॉर्ज सोरोस के कर्मों की कुंडली खोलूं, उससे पहले आपको जॉर्ज सोरोस का एक बयान सुनाता हूं, जिसमें यह आदमी खुद ही कह रहा है कि वो कितना नैतिक है। एक बार सुनिए इसका बयान। Which George Soros am I talking to now? The amoral George Soros or the moral George Soros? It's one person. It's one person who at one time engages in amoral activities and at the rest of the time tries to be moral. तो ये आदमी वो है जो खुद बता रहा है कि ये नैतिकता अनैतिकता नहीं देखता जब पैसा कमाने की बारी आती है। पैसा कमा लेता है, इसको फर्क नहीं पड़ता कौन डूब रहा है कौन बच रहा है, लेकिन उसके बाद जो है वो जितना पैसा कमाता है उसमें से कुछ पैसा ये अपने एजेंडे के लिए इधर उधर लगाता है, जिसको ये कहता है कि मैं दुनिया की मदद कर रहा हूं। अब आपको मैंने इसकी कुंडली में शत्रु बताया, मित्र बताया, इसका भाग्य बताया शुरू में। अब इसका कर्म वाला भाव जो है, कर्म वाला हाउस जो है 10 नंबर। कर्म कहिए, कुकर्म कहिए, जो भी कहिए, कर्म तो होता ही हर, सुकर्म कहिए। पिछले कुछ सालों से इंटरनेशनल रिपोर्ट्स और रेटिंग में जिस तरह से भारत की रैंकिंग को बहुत नीचे रखा जाता है, इस तरह की रिपोर्ट्स और रेटिंग देने वालों में भी जॉर्ज सोरोस का कनेक्शन और फंडिंग। 2022 में डेमोक्रेसी को लेकर एक रिपोर्ट आई थी। इस रैंकिंग में भारत को कई कमजोर देशों से भी नीचे 93 नंबर पर रखा गया। भारत की रैंकिंग के मुताबिक भारत में सरकार निरंकुश हो रही है, यह कहा गया था इस रैंकिंग के हिसाब से, और यह दुनिया की 6ठे सबसे निरंकुश सरकारों में से एक बताई गई। यह रिपोर्ट किस संस्था ने तैयार की थी? डेमोक्रेसी रेटिंग 2022 को वी डेम इंस्टीट्यूट ने पब्लिश किया था।
वीडेम इंस्टीट्यूट एक स्वतंत्र रिसर्च संस्थान है। रिसर्च के लिए वीडेम इंस्टीट्यूट को कई सरकारें और प्राइवेट संस्थान फंड देते हैं। जॉर्ज सोरोस का ओपन सोसाइटी फाउंडेशन भी वीडेम इंस्टीट्यूट को भारी भरकम फंड देता है। उसने खुद अपनी वेबसाइट पर डाला है भैया कि हम इससे पैसा लेते हैं। अब ये तो बहुत आसान सी बात है समझने के लिए कि जो व्यक्ति भारत और नरेंद्र मोदी से इतनी नफरत करता हो, वो भारत और मोदी को बढ़िया बताने वाली किसी एजेंसी को फंडिंग तो देगा नहीं। भाई आपको पैसा दे रहा है और आप कहोगे कि नहीं मोदी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इंडिया टॉप का डेमोक्रेसी है, तो कहेगा लाओ पैसा, लाओ वापस लाओ। तो वो पैसा दे रहा है, वो बता रहा है कि इंडिया एकदम खत्म है, लोकतंत्र खत्म है। वीडेम इंस्टीट्यूट जैसे संस्थानों की रेटिंग को आधार बनाकर भारत में सरकार पर हमले होते हैं और हमले भी कांग्रेस पार्टी करती है। वीडेम इंस्टीट्यूट की 2022 की डेमोक्रेसी रिपोर्ट को ही आधार बनाकर कांग्रेस नेता शशि थरूर ने मोदी सरकार पर हमले किए। ये उनका ट्वीट आपको दिखा रहा हूं। शशि थरूर ने 5 मार्च 2022 को ट्वीट किया जिसमें लिखा कि विश्व स्तर पर सम्मानित वीडेम इंस्टीट्यूट की रेटिंग में भारत के लोकतंत्र की रेटिंग 23% की गिरावट को देखकर दुख हुआ है। जॉर्ज सोरोस की कुंडली के 10वें घर के बारे में आपको बता रहा हूं जो उनके कर्मों की जानकारी देता है। जॉर्ज सोरोस वो शख्स हैं जिस पर कई देशों में राजनीतिक स्थिरता, अस्थिरता पैदा करने, सरकारों के खिलाफ साजिश रचने जैसे गंभीर आरोप। इसके लिए जॉर्ज सोरोस भारी फंडिंग करते हैं, प्रभाव का इस्तेमाल करते हैं। जॉर्ज सोरोस ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज बुश के खिलाफ अपनी पूरी ताकत लगा दी। साल 2003 में जॉर्ज सोरोस ने कहा था कि बुश को सत्ता से हटाना उनका मकसद है, यह उनके लिए जिंदगी और मौत का सवाल है। सोरोस ने कहा था कि अगर कोई बुश को सत्ता से बेदखल करने की गारंटी लेता है तो वो उस पर अपनी पूरी संपत्ति लुटा देगा। बुश के खिलाफ प्रचार में कई मिलियन डॉलर खर्च कर दिए थे साथ। बहुत खतर, क्योंकि पैसा है भाई के पास, खतरनाक आदमी है, उम्र 92 है। चल गई। इसका एजेंडा बस इतना है, इसकी कुंडली में कोई बैठा हो, भारत में प्रधानमंत्री की कुर्सी पर नरेंद्र मोदी ना बैठे, तो ये अपना काम कर रहा है, हम अपना कर रहे हैं। हम फैक्ट्स दिखाते रहेंगे, देश को जगाते रहेंगे। लेकिन जब गेम की ही बात कर रहा हूं तो पाठशाला में अब देश की अर्थव्यवस्था में हो रहे बड़े गेम का चैप्टर। आज आपको बताता हूं कि आपका बच्चा गेम खेले तो देश को कितना पैसा मिलता है। भारत की तेजी से बदलती गेमिंग इंडस्ट्री का चैप्टर। आपको याद होगा पाठशाला में ही हमने आपको दिखाया था कि कैसे बेंगलुरु के एरो शो में दुनिया भर की कंपनियां अपने अपने घातक हथियार लेकर पहुंचे। आज आपको एक दूसरा ही शो दिखाता हूं जिसके बारे में हो सकता है बहुत से लोगों ने सुना नहीं होगा। एक जमाना था बॉस जब हम वीडियो गेम किराए पर घर में लेके आते थे ना, ये मारियो देख रहे हैं कैसे उछल के वो मशरूम निकलता था, खा के बड़ा हो जाता। वीडियो गेम किराए पे लेके घर पे आते, मारियो, कॉन्ट्रा, सुपर कॉन्ट्रा, ये सब खेलते थे। ये देखिए कॉन्ट्रा आ गया, सारे लोगों का मन एकदम गदगद हो गया होगा। ये नई पीढ़ी को पता ही नहीं है क्या कॉन्ट्रा, ये लोग नया वाला कॉन्ट्रा खेलते हैं। तो ये सब कॉन्ट्रा वॉन्ट्रा खेल के फिर वीडियो गेम वापस कराते थे। लेकिन गेमिंग की दुनिया सोचिए कहां से कहां पहुंच गई है। पिछले कुछ दशकों में क्या से क्या हो गया है उसको समझिए। आज की डेट में दुनिया भर की कंपनियां भारत पहुंची हुई। आप पहले पहुंचते थे वीडियो गेम लेने, अब गेम लेकर कंपनी भारत आ गई भाई। अपने अपने गेम लेकर लोग पहुंचे हुए हैं। दिल्ली में बकायदा 3 दिन का इंडिया गेमिंग शो चल रहा है। वहां बैठ के लोग गेम खेल रहे, देख रहे हैं स्क्रीन, झकाझक स्क्रीन लगी है। वहां स्पाइडरमैन घूम रहा है, वहां बड़े बड़े गेम के कैरेक्टर घूम रहे हैं। और ये दिल्ली के प्रगति मैदान में चल रहा है 3 दिन का, जहां दुनिया भर की गेमिंग और एनिमेशन कंपनियां अपने नए नए गेम लेकर आई हुई हैं। इसमें लाइव डेमो चल रहा है, आपको वहीं के वहीं बताया जा रहा है कि देखिए हमारा गेम कितना अच्छा है, कितना कमाल का है, और पब्लिक पहुंच रही है। भारत की बिजनेस वैरायटी की रेंज आप देखिए। एक तरफ दुनिया भर की डिफेंस कंपनियां अपने हथियार बेचने आ रही हैं, दूसरी तरफ गेमिंग कंपनियां। अब बॉस आप सोच रहे होंगे कि दुनिया भर की गेमिंग कंपनियां क्या आई, इसमें क्या ही खेल है, इनको आके क्या मिल रहा है, ये सब इतना नाटक किस लिए चल रहा है। भाई भारत में गेमिंग सेक्टर को समझिए, बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। आप सोच रहे हैं आपका बच्चा गेम खेल रहा है या आप गेम खेल रहे हैं, भैया यहां पूरी दुनिया गेम खेल रही है। दुनिया भर की गेमिंग कंपनियां भारत में निवेश करना चाहती हैं और कर रही हैं। अब तक गेमिंग सेक्टर में सरकार की तरफ से कोई नियम कानून वैसे नहीं थे, इसलिए इस सेक्टर में बहुत कमियां देखी जा रही थी। लेकिन जिस तेजी से गेमिंग सेक्टर में ग्रोथ दिख रहा है और देश की अर्थव्यवस्था में भी योगदान दिख रहा है, अब सरकार गेमिंग को लेकर सीरियस भी हुई है, कानून भी ला रही है। उसके बारे में आपको आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले भारत में गेमिंग सेक्टर के बारे में बता देता हूं।
बॉस, आपने सोचा नहीं होगा क्या से क्या हो गया है, भारत कहां से कहां पहुंचा हुआ है, जिस गेमिंग सेक्टर के बारे में आपको बता रहा हूं। गेमिंग सेक्टर, भारत में गेमिंग सेक्टर 2022 में, ये भारत का बता रहा हूं, 2022 में करीब 23,193 करोड़ का मार्केट था गेमिंग सेक्टर का, 23,000 करोड़। और 2025 में माना जा रहा है कि यह बढ़कर हो जाएगा 41,416 करोड़ का मार्केट। आप सोच रहे बॉस, करीब 41,000 करोड़। और कुछ लोग कह रहे हैं आने वाले कुछ सालों में देखिएगा 2030 वगैरह तक जिस तेजी से बढ़ रहा है 1 लाख करोड़ पहुंच जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। इसमें एफडीआई कितना आया हुआ है आपको पता है? कहा जा रहा करीब 25,000 करोड़ का एफडीआई आया हुआ है। सोचिए दुनिया को भारत में जो गेम हम लोग खेल रहे हैं उसमें कितना स्कोप दिख रहा है। और इससे जो जीएसटी कलेक्शन है उसको आप देखिए, करीब 22,000 करोड़ का जीएसटी कलेक्शन हो रहा है सिर्फ गेमिंग सेक्टर से। बॉस, 22,000 करोड़ का जीएसटी कलेक्शन देश को जा रहा है। तो आपका बच्चा गेम खेल रहा है, आप गेम खेल रहे हैं, देश कमा रहा है। और इसमें इसमें अभी आपको ये तो बताया ही नहीं, इसमें अभी इसमें और सुनिए, जो गेमिंग कंपनियां हैं करीब 400 प्लस गेमिंग कंपनियां इसमें अभी लगी हुई। और एक्टिव गेमर कितने हैं जो खेल रहे हैं वाकई में, ऐसा नहीं है कि प्रोफाइल बनाकर गायब हो गए। एक्टिव गेमर जो हैं वो देश के अंदर करीब 50 करोड़ हैं भाई। 50 करोड़ एक्टिव गेमर इस वक्त देश के अंदर ऑनलाइन गेम वगैरह खेल रहे हैं। और गेम कितने इंस्टॉल्ड हैं सुनिएगा तो कान से धुआं फेंक देगा। गेम इंस्टॉल्ड, जो अलग अलग गेम इंस्टॉल किए गए 730 करोड़ के। दुनिया भर में गेमर कितने हैं? 300 करोड़। और भारत में अकेले कितने हैं? 50 करोड़। और जो ग्रोथ है इसकी, सालाना ग्रोथ गेमिंग सेक्टर की, सुनिएगा तो हैरान रह जाइए, इसकी सालाना ग्रोथ है 38% एनुअल ग्रोथ देख रहा है ये सेक्टर। शायद ही किसी सेक्टर में इतना ग्रोथ हो रहा हो। इन्हीं कारणों की वजह से दुनिया भर की कंपनियों को भारत में कमाई का अवसर दिख रहा है और भारत सरकार को भी दिख रहा है। और इसीलिए सरकार भी इसे कानून के दायरे में लाकर इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाने की तैयारी कर रही है। भारत के तेजी से बढ़ते गेमिंग सेक्टर का दूसरा पहलू यह भी है कि सरकार को इसे लेकर बहुत सारी शिकायतें भी मिल रही, लेकिन कानून ना होने की वजह से इनका निपटारा ठीक तरह से नहीं हो रहा था, इसलिए इसका गलत फायदा भी उठाया जा रहा था। पिछले साल तमिलनाडु में, तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में और कर्नाटक जैसे राज्यों ने कई ऑनलाइन गेम पर बैन लगा दिया था। आरोप था कि कई गेम गैम्बलिंग को बढ़ावा दे रहे। मामला हाईकोर्ट में पहुंचा, जहां कोर्ट ने सरकार के बैन को गलत ठहराया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट को सही ठहराया कि हां, ये गेम जो है वो जुआ और नशा नहीं बढ़ा रहे। भारतीय कानून के मुताबिक ऐसे ऑनलाइन गेम जिनके लिए स्किल की जरूरत नहीं होती, उसे गेमिंग एक्टिविटी के अंदर नहीं रखा जाता। और इसे आपको समझना चाहिए। देखिए, 2 तरह के गेम होते हैं। जो गेम आप खेलते हैं, वीडियो गेम, ऑनलाइन गेम जो आप खेल रहे हैं, वो 2 तरह के। एक है गेम ऑफ स्किल, जिसको कहते हैं, यानी जिसमें आपको खेलने के लिए स्किल लग रहा है, कुछ टैलेंट लग रहा है, दिमाग लगाना पड़ रहा है। और एक है गेम ऑफ चांस, मतलब जिसमें आपका लक चल रहा है, तुक्का आप लगा रहे हैं, वो तुक्का वाला काम। गेम ऑफ स्किल दिमागी क्षमताओं का इस्तेमाल करके आप खेलते हैं। गेम ऑफ चांस भाग्य भरोसे, तुक्का, जुआ टाइप। अगर कोई आदमी अपना दिमाग लगाकर कोई गेम खेल रहा है, जैसे आजकल ऑनलाइन गेम में क्रिकेट की टीम आप बनाते हैं, तो उसमें दिमाग लगता है ना भाई। आप सोचते हैं कौन सा प्लेयर कैसा खेलता है, उसका क्या परफॉर्मेंस है, पिच कैसी है, कंडीशन क्या है, फिर आप पैसा लगाते हैं, जीतते हैं। ऑनलाइन ताश का गेम रमी खेलते हैं, इसे भी गेम ऑफ स्किल कहा जाता है भैया, उसमें तुक्का नहीं चल रहा। इसके अलावा बहुत से बच्चे एंट्री फीस देकर कई मिशन पूरा करने वाले गेम भी खेलते हैं, वो भी गेम ऑफ स्किल के दायरे में आता है इसमें। लेकिन इसमें पैसे के लेन देन को लेकर कुछ कमियां थी, दिखाई दे रही थी, इसलिए केंद्र सरकार ने एक टास्क फोर्स बनाया और ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री को लेकर कुछ नियम ड्राफ्ट किए।
तो यही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई गेम ऑफ स्किल है तो कोई दिक्कत नहीं है, चलने दीजिए, फिर इसमें क्या दिक्कत है, नियम कायदे कानून ढंग के होने चाहिए। अब इसमें कोई दो राय नहीं है कि गेमिंग सेक्टर से देश का भी बड़ा फायदा हो रहा है, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि 38% की ग्रोथ है और इतना पैसा आ रहा है, जीएसटी कलेक्शन 22,000 करोड़ का है। लेकिन यह सेक्टर भी थोड़ा परेशान है जीएसटी और टीडीएस को लेकर। अभी क्या होता है कि कोई उपयोगकर्ता क्या करता है, ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म पे गया तो वो अपना अकाउंट खोलता है, पैसे जमा करता है, तो वो पैसा दो भाग में बढ़ जाता है। अभी आप क्या जाते हैं कि वो ऐप खोला, आपने ऐप खोला, उसमें अपना अकाउंट बनाया और आपका जो पैसा है उसमें आपने डाल दिया। अब वो दो हिस्से में जाता है, एक होता है सुविधा शुल्क, यानी आपने भाई उसमें आप जो गेमिंग के लिए सुविधा ले रहे हैं किसी से, उसका शुल्क होता है, और दूसरा होता है पुरस्कार शुल्क। मतलब जैसे 100 लोग खेल रहे हैं तो उसमें कुछ को पैसा मिलता है ना, कुछ का पैसा सारा उड़ जाता है, तो ये पुरस्कार के लिए जो पूल बनता है वो होता है, और एक होता है सुविधा शुल्क। पहले क्या होता था, ये जो जीएसटी लगता था वो सिर्फ इस पे लगता था, सुविधा शुल्क। अच्छा, अभी पहले क्या लग रहा था, ये 18% की जीएसटी लगती थी इसमें, और ये बचा रहता था टैक्स से। अब सरकार क्या बोली कि भाई इसमें तो अच्छी कमाई हो रही है, तो उन्होंने 18% जो जीएसटी थी, अब कहा जा रहा है कि उसको बढ़ाकर इस साल बजट में ग्रॉस गेमिंग वैल्यू यानी कुल कॉन्टेस्ट पूल राशि पर 28% करने का प्रस्ताव आ गया। ये जो 18% है इसको 28% कर दो, पहली बात, और दूसरा ये दोनों को जोड़ दो, ये दोनों को मिला के जितना पैसा आया उसको हम 28% उस पर वसूलें। अब जो गेमिंग कंपनियां हैं, जो गेमिंग सेक्टर है, वो इसी बात से परेशान है कि बॉस आपको 28% करना है तो कर दीजिए, लेकिन सुविधा शुल्क पे लीजिए। अब आप पुरस्कार राशि में भी 28% काट लेंगे और सुविधा शुल्क पे भी आप टैक्स ले रहे हैं, तो हमको क्या बचेगा? तो इससे तो तेजी से दौड़ती गेमिंग इंडस्ट्री पे ब्रेक लग जाएगा। ऊपर से टीडीएस भी है, टीडीएस के मामले में भी चेंज कर दिया। पहले गेम में 10,000 रुपए से ज्यादा जीती रकम पर ही 30% आपको टैक्स देना पड़ता था, लेकिन अब 10,000 से कम की रकम पर भी टीडीएस लगेगा, और हर बार लगेगा। तो भाई लोग टेंशन में हैं कि फिर तो गेम खेलने वाले कम हो जाएंगे, कि भाई आप हर चीज में टीडीएस लेंगे तो फिर क्या ही बचा फिर। तो जिस स्पीड से गेम खेलने वालों की संख्या बढ़ रही है, उसे देखकर ऐसा नहीं लगता कि सरकार अगर ये कदम उठाएगी तो वो ग्रोथ उसी तरह से बनी रहेगी। इसलिए गेमिंग इंडस्ट्री भी टेंशन में चल रही है। लेकिन इतना जरूर है कि भारत में जो स्कोप है उसकी कोई कमी नहीं। आप देखिए, मतलब भारत इसलिए कहा जा रहा है ना ब्राइट स्पॉट, और अगर ये टेंशन गेमिंग सेक्टर की दूर हो गई ये और चमकेगा। लेकिन इतना ये भी ध्यान रखिए कि इसका मतलब नहीं कि कल को माँ बाप कहेंगे कि पढ़ाई करने बैठो तो आप कहेंगे अरे हम देश को पैसा दे रहे हैं, पैसा कमा के देने में मदद कर रहे हैं। पढ़ाई भी करनी है भाई, गेम खेलिए लेकिन पढ़ाई के साथ। और अब पाठशाला की खबर के असर का चर्चा। पाठशाला में हमने दिल्ली की जिन 123 संपत्तियों 2014 के चुनाव के ठीक पहले मनमोहन सरकार की तरफ से वक्फ बोर्ड को दिए जाने की खबर दिखाई थी, उस पर मोदी सरकार का एक्शन हुआ। पाठशाला में हमने ही सबसे पहले देश के सामने यह मुद्दा रखा था कि सेक्युलर भारत में जब कोई विशेष अधिकार हिंदू, सिख, ईसाई के पास नहीं है तो वक्फ कानून के तौर पर एक खास धन को अलग से अधिकार कैसे मिलेगा। हमने आपको बताया था कि कैसे कई बार वक्फ बोर्ड पर अवैध कब्जे के आरोप लगते रहे। हमने वक्फ एक्ट को लेकर जो सीरीज चलाई थी उससे पूरे देश में वक्फ एक्ट को लेकर नई बहस छिड़ गई थी। इसी सीरीज के दौरान हमने आपको बताया था कि कैसे कांग्रेस के राज में वक्फ बोर्ड मुस्लिम वोट पाने का एक जरिया भी बना दिया गया। कैसे 2014 के आम चुनाव से ठीक पहले मनमोहन सिंह की सरकार ने दिल्ली के पौष इलाकों में बेहद बेशकीमती 123 प्रॉपर्टीज दिल्ली वक्फ बोर्ड के हवाले कर दिया। अब दिल्ली की 123 प्रॉपर्टीज को लेकर पाठशाला की खबर का असर हुआ है। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने दिल्ली के वक्फ बोर्ड को नोटिस भेज दिया। मंत्रालय ने नोटिस देकर दिल्ली वक्फ बोर्ड को यह कह दिया है कि इन 123 प्रॉपर्टीज से अब वक्फ बोर्ड का कोई लेना देना नहीं है। मंत्रालय खुद इन 123 प्रॉपर्टी का फिजिकल सर्वे करेगा। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने दिल्ली वक्फ बोर्ड को जो नोटिस भेजा है उसमें क्या लिखा है वो आपको सुनना चाहिए। इस नोटिस के सब्जेक्ट में लिखा है कि दिल्ली की 123 प्रॉपर्टी जो वक्फ प्रॉपर्टी के नाम पर दर्ज है उससे अब वक्फ बोर्ड के दावे को हटा दिया गया।
नोटिस में बताया गया है कि दिल्ली हाईकोर्ट ने आदेश पर केंद्र सरकार ने दिल्ली की 123 वक्फ प्रॉपर्टी को लेकर 2 सदस्यीय कमेटी बनाई थी। इस कमेटी में दिल्ली हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस एसपी गर्ग थे और रिटायर्ड एसडीएम राधा चरण थे। कमेटी ने 123 प्रॉपर्टी से जुड़े सभी स्टेक होल्डर्स को अपना पक्ष रखने के लिए बुलाया था। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि दिल्ली वक्फ बोर्ड जो प्रॉपर्टी से जुड़ा सबसे अहम स्टेक होल्डर है या अफेक्टेड पार्टी था, उसने कमेटी के सामने पक्ष ही नहीं रखा। दिल्ली वक्फ बोर्ड ने कमेटी की 123 प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई ऑब्जेक्शन कमेटी के सामने नहीं रखा। दिल्ली वक्फ बोर्ड ने 2 दिसंबर 2021 को कमेटी के एक एप्लीकेशन दी थी कमेटी में, जिसके बाद दिल्ली वक्फ बोर्ड को अपना पक्ष रखने का एक और मौका दिया गया, लेकिन दिल्ली वक्फ बोर्ड ने 123 प्रॉपर्टी से जुड़ी कोई आपत्ति दर्ज नहीं करा। इससे यह बात साफ होती है कि दिल्ली वक्फ बोर्ड का लिस्टेड 123 प्रॉपर्टीज में कोई स्टेक नहीं है, ना ही दिल्ली वक्फ बोर्ड ने इस 123 प्रॉपर्टीज में अपनी कोई दिलचस्पी दिखाई। इसलिए यह फैसला लिया गया कि 123 प्रॉपर्टीज से जुड़े सभी मामलों से दिल्ली वक्फ बोर्ड को अलग कर दिया जाए। दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं आम आदमी पार्टी के नेता अमानतुल्लाह खान। उन्होंने इस नोटिस पर ट्वीट किया। रिपोर्ट कह रही है कि भाई जब पूछा गया तो इन्होंने कोई आपत्ति नहीं दर्ज कराई, लेकिन जब यह खबर आई तो इन्होंने ट्वीट किया कि 123 वक्फ प्रॉपर्टीज पर पहले ही अदालत में हमने आवाज उठाई है। हाईकोर्ट में हमारी पिटीशन पेंडिंग है। कुछ लोगों की तरफ से इसके बारे में झूठ फैलाया जा रहा है, इसका सबूत आप सबके सामने है। हम वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज पर किसी भी तरह का कब्जा नहीं होने देंगे। अमानतुल्लाह खान ने अपने ट्वीट के साथ एक लेटर साझा किया जो दिल्ली वक्फ बोर्ड ने लैंड एंड डेवलपमेंट ऑफिस को लिखा है। इस लेटर में 123 संपत्तियों से वक्फ बोर्ड को अलग करने का विरोध करते हुए दलील दी गई है। वक्फ संपत्तियों पर 2 सदस्यीय कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है, लेकिन यह रिपोर्ट हमसे साझा नहीं की गई। नोटिस में वक्फ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश का हवाला देते हुए कहा कि सेक्युलर स्टेट से में किसी भी धार्मिक संस्था का मैनेजमेंट और नियंत्रण सरकार के हाथ में नहीं रख सकते। कह रहे हैं कि किसी भी धार्मिक संस्था का नियंत्रण सरकार के पास नहीं हो सकता। यह सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी पर लागू होता है क्या? मंदिर सरकार के पास है, लेकिन वक्फ का कोई संपत्ति जो है वो सरकार के पास नहीं हो सकती। दिल्ली वक्फ बोर्ड ने 2 सदस्यीय कमेटी के गठन को चैलेंज किया है। मामला अभी कोर्ट में है, इसलिए मंत्रालय का कोई भी फैसला दिल्ली हाईकोर्ट की आज्ञा का उल्लंघन करना माना जाएगा। 123 संपत्तियों पर वक्फ बोर्ड ने अपना दावा नहीं छोड़ा है। वक्फ बोर्ड को इससे हटाना सही नहीं है। मंत्रालय यह फैसला वापस ले और इन संपत्तियों का फिजिकल इंस्पेक्शन न करे। पाठशाला में हमने आपको बताया था कि साल 2014 में जब लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगने ही वाली थी, उससे ठीक पहले मनमोहन सरकार ने दिल्ली की 123 संपत्तियों को दिल्ली वक्फ बोर्ड के नाम कर दिया और ये संपत्तियां आजादी के बाद से हमेशा से सरकार के पास थी। लेकिन 2014 में मोदी सरकार आई और इस फैसले की फाइल खुली। अब यह तय हुआ कि इन संपत्तियों पर वक्फ का कोई दावा नहीं, यानी फाइनली वो संपत्तियां जो सरकार के पास थी, आनन फानन में ऐसा लगा वक्फ को दे दी गई, अब वो वापस सरकार के पास आ रही। पाठशाला में अब आपके मोबाइल वाली सबसे बड़ी मुसीबत का चैप्टर, आपका वो दुश्मन जो 3 सेकंड में आपका बीपी हाई कर देता है, और उसका इलाज पीएम मोदी ने कर दिया। भारत में करीब 140 करोड़ लोग, सबकी अपनी अपनी समस्या है, लेकिन एक ऐसी समस्या है जो करोड़ों लोगों को जोड़ती है, और वो समस्या सीधे आपके मोबाइल से जुड़ी है। आपका ऐसा दुश्मन जो चंद सेकंड में आपका बीपी हाई कर सकता है, और वो समस्या है मोबाइल के खराब नेटवर्क की। हेलो हेलो आवाज आ रही है, यही करते रहिए दिन भर। ड्रॉप होने वाले कॉल्स की, अरे कट गया, और स्पैम कॉल्स या मार्केटिंग वाले कॉल्स। बॉस, हर आदमी परेशान है। आप किसी जरूरी मीटिंग में बैठे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, अचानक फोन बज जाएगा। आपको लगेगा कोई जरूरी कॉल हो सकता है, आप गाड़ी रोक कर फोन उठाएंगे, मीटिंग से बाहर आकर फोन उठाएंगे, सिनेमा देख रहे हैं तो बाहर आकर फोन उठाएंगे। फोन उठाएगा तो उधर से कोई लोन दे रहा है, कोई क्रेडिट कार्ड दे रहा है, कोई कुछ ऑफर दे रहा है। अरे भाई नहीं चाहिए, मतलब सुनकर ही बीपी हाई हो जाता है कि इतना जरूरी काम कर रहे थे, उधर से हेलो सर मैं आपके लिए कार्ड लेकर आया। अरे नहीं चाहिए भाई, लेकिन आप कर क्या सकते हैं, मन में गाली देकर फोन काट देते। दूसरी समस्या खराब नेटवर्क की है। मोबाइल धारक आधी आबादी हवा में हाथ उठाए इधर से उधर कमरे में टहल रही है नेटवर्क देखने के लिए कि किधर नेटवर्क मिल रहा है। यही चल रहा है इस देश में। लोगों को लगा था कि 5G नेटवर्क आया है तो ये खराब नेटवर्क और ड्रॉप होते कॉल्स की समस्या खत्म होगी, लेकिन यहां उल्टा हो गया।
इनमें से एक समस्या नरेंद्र मोदी ने निपटाई है, उस पर आऊंगा, लेकिन पहले 5G नेटवर्क की बात करते हैं। लोकल सर्कल्स के एक सर्वे में 5G सेवाओं का हाल जानने के लिए भी लोगों से सवाल पूछे गए। सर्वे में लोगों ने क्या बताया, सुनिए। यह सर्वे देश के 185 जिलों में किया गया। 34,000 लोगों ने हिस्सा लिया। सर्वे में शामिल 50% लोगों ने कहा कि उन्हें 5G में स्विच होने के बावजूद कॉल ड्रॉप और कॉल नहीं मिलने की समस्या से निजात नहीं मिली। इन लोगों ने बताया कि 25% कॉल्स के दौरान यह समस्या आती ही आती है, यानी हर 4 बार कॉल मिलाने पर एक बार कॉल ड्रॉप होती है या फिर बात नहीं हो पाती या आप नेटवर्क ढूंढते रहते हैं। वहीं 28% लोगों ने माना कि उन्हें कॉल ड्रॉप या कॉल नहीं मिलने की परेशानी का सामना 50% कॉल्स में करना पड़ता है, यानी हर 4 बार कॉल करते हैं तो 2 कॉल में नेटवर्क का इशू है ही है, और 5G नेटवर्क आने के बाद भी है। लोकल सर्कल्स नाम की कंपनी ने एक सर्वे किया। 342 जिलों में 56,000 लोगों ने इस सर्वे में हिस्सा लिया। इसमें 66% पुरुष थे, 34% महिलाएं थी। इसमें यह पूछा गया कि मोबाइल फोन पर रोजाना कितनी अनचाही या परेशान करने वाली कॉल्स आती हैं, स्पैम कॉल्स आती हैं। 30% लोगों ने कहा 1 से 2 स्पैम कॉल। यह बताया 30% लोगों ने कहा कि रोज 1 ना 2 कॉल तो आती ही आती है। 3 से 5 कॉल किनको आती है स्पैम की, ऐसा कहने वाले करीब 45% लोग थे। 3 से 5 आती है। 6 से 10 कॉल आने वाले कितने थे, ये करीब 16% थे। ये तो भाई बहुत प्रताड़ित थे, जो दिन भर में 6 से 10 कॉल आते। और 10+ कॉल वाले भी थे भाई। ऐसे लोग 5%। इनको लोगों ने चुन लिया है कंपनियों की, इन्हीं को फोन करके बेचो। और 4% ने कहा कि इसका जवाब ही नहीं देंगे। उन्होंने कहा छोड़ो यार, तुमको बता के क्या मिलना है, ये सुधारना थोड़ी है। फिर इन लोगों से पूछा गया कि उन्हें किस तरह के स्पैम कॉल आते हैं, लोन देने वाले, वित्तीय स्कीम बेचने वाले। तो 60% ने कहा, मतलब लोगों ने कहा कि 60% कॉल वित्तीय स्कीम बेचने वाले आते हैं। 18% कॉल जो है वो रियल एस्टेट से जुड़े प्रोजेक्ट के लिए आते हैं कि भैया घर खरीदेंगे। 10% कॉल आते हैं जिसमें नौकरी या कमाई का नया जरिया बताने वाले कॉल आते हैं। उसका खुद की नौकरी यही है कि वो आपको कॉल कर रहा है, वो आपको कॉल करके बता रहा है कि नौकरी क्या करना। कमाल का गेम चल। अब सवाल यह है कि इसको ठीक करने के लिए सरकार कुछ करेगी या नहीं करेगी, या कर रही है या नहीं कर रही। थोड़ा बहुत कुछ होने की उम्मीद जगी, क्योंकि कल ही ट्राई ने, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कंपनियों को नए निर्देश जारी किए। अगर ट्राई अपने इन निर्देशों को लागू कराने में कामयाब हो गई तो टेलीमार्केटिंग कंपनियां 10 डिजिट वाला जो मोबाइल नंबर होता है वो इस्तेमाल नहीं कर सकती। ये 10 अंक वाले नंबर ही अनचाही कॉल से होने वाली परेशानी की सबसे बड़ी जड़ है, क्योंकि ऐसे नंबर से कॉल आने पर आपके लिए स्पैम कॉल है या जरूरी कॉल है, ये अंतर करना मुश्किल हो जाता है। लगता है कि अच्छा मोबाइल से कॉल आ रहा है, कोई जान का पहचान का लोग कर रहा हो। तो अब ट्राई ने यह कह दिया है कि आप लोग जो ये मार्केटिंग वाला कॉल होता है ये मोबाइल नंबर से नहीं कीजिएगा। नए निर्देशों को लागू करने के लिए टेलीकॉम कंपनियों को 30 दिन की मोहलत दी गई है। इस समय सीमा के अंदर टेलीकॉम कंपनियों को टेलीमार्केटिंग कंपनियों का डेटा वेरीफाई करना होगा, और 30 दिन के अंदर जिन टेलीमार्केटिंग कंपनियों का वेरिफिकेशन नहीं हो पाएगा उनके नंबर को 60 दिन के अंदर ब्लॉक कर देना होगा। तो ये एक अच्छी चीज हो गई है कि अब 10 डिजिट का नंबर दिखे तो आपको यकीन हो जाएगा 1 महीने के बाद कि भैया ये कोई जान पहचान का ही हो सकता है, कोई काम का है। टेलीमार्केटिंग के लिए नंबर बदलेगा। लेकिन हमने भी कुछ बदला है। हमने पाठशाला में एक नया सेगमेंट शुरू किया है, फैक्ट चेक का। एक